हे हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। तो मैं आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोशन फोर्स एंड वर्क। दिस इज चैप्टर नंबर 7। या दिस इज चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम 7 स्टैंडर्ड। या चैप्टर फ्रॉम 7 स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में हम लोग काफी कुछ समझेंगे, जैसे मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और वर्क क्या होता है। बट काफी कुछ समझेंगे, मगर दिस चैप्टर इज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ सीखेंगे, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर। उसके अलावा हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों। और बस वर्क एनर्जी, थोड़ा सा वो वर्क वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पूरे चैप्टर को एक बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में से कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वन शॉट वीडियो में मैं पूरा 7 स्टैंडर्ड कवर करने वाला हूँ दोस्तों। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब बिना किसी टाइम पास के। चलो फिर। हेलो बच्चों। तो ये चैप्टर 7 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 7, और यहाँ पे भी एक सबूत है कि ये चैप्टर 7 है। ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ जोक। बच्चों, ये वन शॉट वीडियो है। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस अकेले वीडियो में। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प का जरूर इस्तेमाल करना। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोशन मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, मोशन मतलब क्या होता है। ठीक है। वैसे यहाँ पे इन लोगों ने पूछा भी है कि व्हाट इज मेंट बाय मोशन। ठीक है बच्चों। फिर इन लोगों ने पूछा है व्हाट कॉजेज द चेंज इन मोशन। तो मोशन क्या होता है, और मोशन मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछा है मोशन में बदलाव क्यों आता है, चेंज इन मोशन क्यों आता है। तो मोशन का मतलब तो कुछ नहीं होता। मोशन का मतलब एकदम बेसिक सा होता है कि मूवमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये घुड़सवार, हॉर्स राइडर, एक घोड़े को लेके दौड़ रहा है, तो ये मोशन में है। इसके अलावा ये जो गाय है, ये यहाँ पे चर रही है, सी इज ग्रेजिंग द ग्रास, तो ये भी एक मोशन में है दोस्तों। ठीक है। ये आदमी कुछ लेके जा रहा है, तो ये भी मोशन में। ये विशल देखो यहाँ पे हिल रहा है, राइट, तो ये भी मोशन है। ये दूध ऊपर उबल के गिरने वाला है, तो यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? शॉर्ट सिंपल सी बात में बोले तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यही मूवमेंट को बच्चों क्या बुलाते हैं हम लोग? मोशन बुलाते हैं। तो मोशन मतलब कुछ और नहीं, बस मूवमेंट होता है। व्हाट इज मेंट बाय मोशन अगर आपको किसी ने पूछा, तो आप क्या बोल सकते हो? मूवमेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अभी व्हाट कॉजेस मोशन, मोशन किस चीज के कारण होता है? तो फोर्स के कारण होता है। जैसे कि ये बंदा यहाँ पे, एनर्जी के कारण होता है मोशन बेसिकली। एनर्जी और फोर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, एनर्जी के कारण मोशन होता है। ठीक है, चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। वी हैव सीन दैट a change occurs in motion or shape of a body when the force acts on it। तो मैंने बोला था एनर्जी या फिर फोर्स के कारण होता है, मैंने फोर्स भी बोला था। ठीक है बच्चों। तो जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, तो उसके अंदर चेंज या फिर मोशन होगा। ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट। तो हमें देखना है कि किस तरीके से वर्क डन होता है जब फोर्स एक्ट करता है। तो ये तो हम देखेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सा समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अपना टॉपिक क्या है बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ यहाँ पे। ये सब जो चीजें लिखी हुई है, मैं रीड नहीं करूंगा ये वाला। ठीक है बच्चों, मैं बस आपको समझा देने वाला हूँ। ये वाली पार्ट भी मैं, देखते पहले ये देख लेते क्या लिखा है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक बंदा है रंजीत, जिसका घर है एट पॉइंट ए। ठीक है। इस बंदे का घर कहाँ पे बच्चों? एट पॉइंट ए। रंजीत का घर है एट पॉइंट ए। उसका स्कूल है एट पॉइंट डी। रंजीत का स्कूल कहाँ पे बच्चों? एट पॉइंट डी। अब अगर बंदा, हमारा रंजीत, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है, और तब वो स्कूल पहुंचता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 500। ठीक है, मीटर यहाँ पे, फिर 700 मीटर यहाँ पे, और फिर 300 मीटर यहाँ पे। मतलब कितना हुआ? 500, 700 और 300, मतलब 7 और 3 कितना हो गया? 8 9 10, और ये 1500 मीटर। 1500 मीटर चल के गया, तब वो स्कूल पहुंचा। लेकिन वही बंदा अगर एक सीधे रास्ते में जाता है, बिना कोई टर्न लिए, यहाँ पे देखो डायरेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, पहले इधर गया, फिर इधर टर्न लिया, फिर इधर गया, और अगर सीधे जाता है, तो कितना ट्रैवल करना पड़ता है उसको? 1000 मीटर ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ता है।
तो अब यहाँ पे यही चीज हमें समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैं ये सब मिटा लेता हूँ एक बार जस्ट, और फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक हमें समझना है डिस्टेंस और दूसरा हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस मतलब होता है कि टोटल पाथ कवर्ड, मतलब टोटल कितना चला, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कहाँ से कहाँ गया वहां तक। अभी देखो हमारा रंजीत यहाँ से सीधे भी स्कूल तो जा सकता था ना, एडी से, फ्रॉम यूजिंग द रास्ता एडी, हमारा रंजीत सीधे भी जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया और सी से डी गया। तो ये ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, मतलब उसको पहुंचना कहाँ था, देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। रंजीत को पहुंचना है ए से डी तक, लेकिन वो रास्ता कौन सा यूज करता है, ए से डी तक जाने के पहले ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है, इतना घूम के जाता है, पहुंचा एट द एंड ए टू डी, ठीक है। तो इस चीज को बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, डिस्टेंस, मतलब टोटल जितना हो गया, ठीक है। लेकिन ये अगर ए टू डी डायरेक्टली गया तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखना डिस्टेंस में डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही सब लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस मतलब कम से कम डिस्टेंस, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात हो रही है यहाँ पे, क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस मतलब, ठीक है, द लेंथ ऑफ एनी रूट एक्चुअली ट्रेवर्स बाय द मूविंग बॉडी। एक्चुअली ट्रेवल मतलब क्या, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी टू डी गया, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, डिस्टेंस। अब डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें खाली मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। the minimum distance traversed by a moving body in one direction, किसी एक डायरेक्शन में, from original point to reach the final point, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दोनों भी सिस्टम में, या फिर हम पिछले चैप्टर में हमने सिस्टम्स के बारे में बात किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट वाले चैप्टर में। तो अब हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करें या फिर एसआई सिस्टम की बात करें, दोनों ही सिस्टम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए मीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है, मीटर से हम लोग करते हैं मेजर। किससे करते हैं बच्चों, मीटर से, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा बच्चों अगला, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, स्पीड मतलब क्या, क्या आपने कितना डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल किया, राइट। तो स्पीड मतलब ही समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जी नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड, तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड क्या है बच्चों, बताओ, मैं आपको बताता हूँ स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं स्पीड कैलकुलेट, कि कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया और वो भी कितने टाइम में, तो इससे हमें स्पीड का पता चल जाता है। तो स्पीड इज रिलेटेड टू, बच्चों स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ये बात याद रखना। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मगर अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जैसे कि देखो व्हेन वी से दैट वी द स्पीड ऑफ अ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफाई द डायरेक्शन, बट टू प्रिडिक्ट वेदर द स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, मेंशन ऑफ डायरेक्शन इज एसेंशियल। मतलब किसी को बताना है कि वहां तक तूफान पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने तेजी से पहुंचेगी ये तो जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, की किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। तो अब देखो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, किसी एक टाइम में, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है बच्चों, बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। इन पर्टिकुलर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी का मतलब, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचने में रंजीत को कितना समय लगा, इससे हम लोग उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब टोटल 1500 मीटर है, 1500 डिवाइड बाई
हम नीचे वो करने वाले हैं, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करिए तो यहाँ से 1000 को लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि अपने को बताना है यूनिट क्या होगा। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं बच्चों, मीटर से, और टाइम को सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ठीक है। और एमकेएस यूनिट भी यही होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये तो कंफर्म हो गया। और यहाँ पे नीचे वही चीज लिखा भी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। Now let us use above formula to find Ranjit's velocity and speed when he goes to school in figure 7.2। मतलब ये जो फिगर दिखाया आप लोगों को यहाँ पे, इसमें हमें रंजीत की वेलोसिटी पता करनी है और उसका स्पीड पता करना है। तो हमें इससे पता भी चल जाएगा कि वेलोसिटी और स्पीड अलग होता है। तो देखो बच्चों, रंजीत को एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रंजीत क्या था, ए बी फिर बी सी प्लस सी डी, ठीक है। ए बी 500 मीटर, बीसी 700 मीटर, और यहाँ पे 7, मैंने आपको बोला था ना 1500 मीटर उसने एक्चुअली ट्रैवल किया, डिस्टेंस उसका, ठीक है। तो ये उसका डिस्टेंस है। तो टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल उसको लगा 8 मिनट प्लस 11 मिनट प्लस 6 मिनट इक्वल टू 25 मिनट। मतलब उसको टोटल यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इतना में 8 मिनट लगा, यहाँ पे 11 मिनट लगा, और यहाँ पे उसको 6 मिनट लगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल टाइम उसको 25 मिनट लगा। अब रंजीत की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एडी कितना है, 1000 मीटर, हमने ऊपर देखा था। थस रंजीत वेलोसिटी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, और उसको टाइम कितना लगा 1000 मीटर में, वो लिखा नहीं है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1000 मीटर। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1000 मीटर का, और टाइम हमने 25 मिनट ही रखा है। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 25 मिनट्स। तो उसी को मतलब ये डिवाइड किया, 25 1 जा 25, 25, ठीक है। मतलब ये डिवाइड डिवाइड करके लाया, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखो, यहाँ पे स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, 1500 मीटर था, और टाइम कितना 25 मिनट लगा, तो वो भी डिवाइड करके आया, तो 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड ये इसका स्पीड था, और इसका ये वेलोसिटी कितना था, 0.66 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे बढ़ गया वेलोसिटी में, ठीक है। तो यही देखो, दोनों अलग आया ना, दोनों का वैल्यू, मतलब इससे क्या प्रूफ मिलता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग होती है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Ranjit did not take a straight route of minimum distance while going to the school. Therefore, the magnitude of his velocity and speed came out to be different. उसने एक ही रूट नहीं लिया ना, अलग अलग रूट लिया, ठीक है। और उसने क्या किया, मतलब ज्यादा टर्निंग वर्निंग करके टाइम वेस्ट नहीं किया, इसके लिए उसका मैग्नीट्यूड अलग आया। Had Ranjit actually gone to the straight route AD, the magnitude of his velocity and speed would be same, been the same। मतलब अगर उसने यहाँ पे जो मतलब ऐसे घूम के गया ना वो रंजीत हमारा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो उसके जगह क्या, अगर वो सीधा जाता ना तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होता। यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अब बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, एक नया टॉपिक है, और इस नए टॉपिक में लोग बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। ये बच्चों नया टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले सुनो, वेलोसिटी मतलब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब सारे वेलोसिटी को जोड़ दो, और कितने सारे वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर, उतने नंबर से डिवाइड कर दो, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेनियस मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इवन व्हाइल इट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में भी अगर कोई चीज जाता है ना, तो उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। सपोज दैट अ ट्रक इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी इन अ स्ट्रेट लाइन। ए से लेके डी तक एक ट्रक है जो जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसको टाइम, उसको 40 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है। देखो 20 प्लस 10 मतलब 40, ठीक है। इफ इट रिक्वायर्स 1 आवर फ्रॉम फॉर दिस, अगर इसको टोटल कितना मिनट लग रहा है, इसमें 60 मिनट लग रहा है, मतलब 1 घंटा लग रहा है इसको, ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर अगर 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो, ठीक है। हाउएवर इफ द ट्रक ट्रेवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ए से बी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 10 मिनट में करता है, ठीक है। बी टू सी ये 10 किलोमीटर का जो अगला डिस्टेंस है वो 20 मिनट में करता है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है उसको। और फिर सी टू डी ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये 30 मिनट में कर रहा है। कितने मिनट में कर रहा है बच्चों, 30 मिनट में कर रहा है। तो देखो अलग अलग जगह पे अलग है, मतलब ए टू बी 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, बी टू सी 20 मिनट पर आवर का स्पीड है, और यहाँ पे अलग स्पीड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फॉर अ डिस्टेंस ए बी 10/10, अभी 10 है तो इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, इस नीचे भी मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 10 into 6 मतलब क्या हो गया 60। तो 60 किलोमीटर हो गया, और 10 into 6 क्या हो गया 60 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किया है, तो स्पीड क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, ठीक है।
नाउ अब क्या बोल रहा है, नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस BC एंड CD, वी सी दैट द for the truck is different in different segment of the road AB, BC and CD. However, the average velocity of the entire road is 40 km per hour. The velocity at a particular moment of time is called as instantaneous velocity. ये वाला बात याद रखने वाला है, ठीक है। The instantaneous velocity can be different at different point. तो देखो बच्चे यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ए से बी यहाँ तक जाने में ये 40 किलोमीटर है, ठीक है। इसको जाने में 60 मिनट लगता है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर का हाई पूरा एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो मतलब ये टोटल जो ट्रैवल किया वो एवरेज हो गया। लेकिन ए से बी, ठीक है, बी से सी और सी से डी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, वेलोसिटी को वी से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। मतलब आपको एक्सेलरेशन को आप ऐसे समझो कि आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक है। बाइक में आप एक्सेलेटर देते हो, कार में आप एक्सेलेटर दबाते हो, ठीक है। तो क्या होता है? आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो दैट इज एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन एक बात अब समझने वाली बात है कि एक्सेलरेशन होने के लिए किस चीज का जरूरत है बच्चों? फोर्स का जरूरत है। एक्सेलरेशन होने के लिए किस चीज का जरूरत है? यस, फोर्स का जरूरत है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है जो मैं बताता हूँ आपको। In the previous example, the truck covered distance AB at a velocity of 60 km per hour, ठीक है, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour। तो पिछले एग्जाम्पल में उसने अलग अलग चीजों को अलग अलग स्पीड से कवर किया, ठीक है। मतलब A to B जाने में उसको अलग टाइम लगा, फिर B to C जाने में अलग स्पीड था, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग था, ठीक है बच्चों। It means that velocity for a distance CD is greater than the velocity for the distance BC। मतलब CD से BC का velocity ज्यादा था। For number of seconds required for this change in the velocity takes place, the change in the velocity per second is reduced. This is called acceleration. What is cause of acceleration? अब ये बोल रहा है कि बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहां से यहां जाने में और फिर यहां से यहां जाने में मतलब स्पीड बढ़ा घटा, तो चेंज इन वेलोसिटी आया ना, वेलोसिटी बढ़ा या फिर घटा, तो वही, एक तो घटा तो भी और बढ़ा तो भी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन का कारण क्या है? तो बच्चों फोर्स एक्सेलरेशन का कारण, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा। ये सब आप देख लो, क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रक ड्राइवर बेसिकली जब ट्रक चला रहा होता है तो वो जब एक्सीलेटर पे पाँव रखता है, जब दबाता है तो स्पीड बढ़ जाता है। मतलब उसने क्या किया? पहियों में फोर्स बढ़ाया, ठीक है। एक फुटबॉल खेल रहा हो आप, इमेजिन करो फुटबॉल को, एक डायरेक्शन में फुटबॉल जा रहा है, अब मुझे फुटबॉल के स्पीड को बढ़ाना है, मतलब तो मैं जोर से लात मारूंगा उस पे, पाँव से किक करूंगा तो क्या होगा? फुटबॉल का स्पीड बढ़ जाएगा, और वही मैं जिस डायरेक्शन में पुश करूंगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यही फोर्स होता है जो एक्सेलरेशन का कारण है। एक्सेलरेशन का कारण क्या है बच्चों? फोर्स। याद रखना, एक्सेलरेशन का कारण क्या है? फोर्स। तो देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। जो एक्सेलरेशन लाता है उसी चीज को फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स हमेशा एक बॉडी पे एक्ट करता है। और ये याद रखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स मतलब क्या होता है, मैं आपको फोर्स भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। फोर्स का मतलब होता है बच्चों पुश और पुल। मतलब किसी भी चीज को देखो, जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये एक फोर्स है। देखो जैसे ऊपर की से नीचे की तरफ मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है ना, ठीक है, मतलब इसका, तो ये एक फोर्स है। और पुल मतलब मान लो मैं ऊपर खींच रहा हूँ तो ये भी एक फोर्स है। देखो किसी भी, आप कोई मॉल वगैरह में जाते हो, कोई दुकान वगैरह में जाते हो तो उधर दरवाजे पे लिखा था पुश या फिर पुल, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, तो इसको फोर्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरीफाई दिस। तो हमने ऊपर वेरीफाई कर दिया ना, वेलोसिटी का ये होता है, टाइम का ये होता है, तो ये सेकंड इंटू सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे जो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सबको बता देता हूँ कि अगर आप ये गोटियों का गेम खेल लो ग्लास मार्बल से, और एक मार्बल से आप दूसरे मार्बल को जब हिट करते हो तो क्या होता है? ये मार्बल अगर इसको हिट करेगा तो ये मार्बल इधर चला जाएगा,
ठीक है, या फिर इसका डायरेक्शन या बदल जाएगा। इनिशियली ये क्या था, रुका हुआ था, लेकिन जैसे हमने इसको हिट किया तो ये आगे जाने लगा। ये बात याद रखना। अभी कैरम में के गेम में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे स्ट्राइकर है, इससे अगर हम गोटी को मारेंगे तो ये गोटी किधर तो ऐसा जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों जाता है, क्योंकि इस पे स्ट्राइकर ने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सलरेशन आ गया। अब इस पे अगर हम लोग पाउडर छीट दे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पाउडर वगैरह छीट दे तो ये ज्यादा दूर जाता है, लेकिन अब ये रुकता क्यों है। अभी ये सवाल उठता है कि ये कैरम का वो है, स्ट्राइकर है, और ये कैरम की गोटी है। ठीक है बच्चों, इससे मैंने इसको हिट किया तो ये क्या होगा, कुछ दूर तक तो जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा। तो क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, पाउडर डालने के बाद तो ज्यादा दूर तक जाता है, पता है क्योंकि फ्रिक्शन घट जाता है। फ्रिक्शन मतलब क्या, घसरण, ठीक है, घसना। ठीक है बच्चों, ये इससे घिस रहा है ना, तो इसको फ्रिक्शन कहते हैं, समझ रहे हो आप। तो फ्रिक्शन के कारण ये रुक जाता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नहीं रुकता। तो इसी से हमें पता चलता है, सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट स्टडी किया था फोर्स को, पहली बार फोर्स को स्टडी किया था, और रिजल्टिंग, ठीक है, मतलब देखो क्या बोल रहा है, सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड रिजल्टिंग एक्सलरेशन। मतलब फोर्स के कारण एक्सलरेशन कैसे होता है ये उन्होंने बताया था, और उन्होंने अपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ था इनर्शिया के ऊपर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज such that body does not accelerate. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving if the same velocity and same direction. मतलब कि जैसे कि ये स्ट्राइकर ने इस गोटी को यहाँ पे हिट किया, ठीक है बच्चों, इस स्ट्राइकर ने इस गोटी को यहाँ पे हिट किया, तो ये अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुनो, कि ये अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो। क्लियर। अगला, अगर इसने इसको हिट नहीं किया होता तो ये हमेशा ऐसे ही रहता, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता। इसी चीज को इनर्शिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मतलब कि एक चीज रेस्ट में का रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर मोशन में आ गया तो उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मोशन में ही रहेगा, जब तक उसमें फ्रिक्शन, मतलब उसमें कोई भी दूसरा फोर्स उसको आके रोकेगा नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ये। अब एग्जाम्पल, मतलब देखो कि पंखा चलते रहता है तो कुछ देर तक चलते ही रहता है, क्यों, बंद करने के बाद भी, ड्यू टू इनर्शिया। अब ये पंखा बंद है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे या फिर एक्सटर्नली इसको नहीं घुमाएंगे या फिर जोर हवा से नहीं घूमेगा, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर आपके घर का फैन अगर नहीं घूमता तो वो घूमता ही रुका ही रह जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये पंखा चालू है, जब तक वो खराब नहीं हो या फिर उसकी बिजली ना रुक जाए या फिर आप बंद ना कर दो, तब तक वो चलता ही रहेगा। दिस इज ऑल्सो इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मतलब नॉट सो यूजफुल। 1 न्यूटन मतलब क्या होता है, वही बताया। 1 न्यूटन मतलब क्या होता है आप देख लेना, मतलब 1 मीटर, देखो वही बताया और कुछ नहीं है, तो आप ये देख लेना। और ये भी बताया कि एक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्सलरेशन क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो अभी ये सब, हाँ बस, फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सलरेशन इट प्रोड्यूसेस। तो फोर्स को मेजर किससे किया जाता है, कितना एक्सलरेशन उसने प्रोड्यूस किया है, वही लिखा है और ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको ये वाले पे लेके चलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वी हैव लर्नड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्स अप्लाइड टू इट and work done. We have also learnt about the work energy relationship and the ability to of work to do energy. तो देखते क्या है कि एक वर्क मतलब क्या होता है बच्चों, में बताता हूँ आपको। वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क होगा। अभी देखो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग आराम से समझते हैं। अभी इस एक्सपेरिमेंट में समझो बच्चों क्या लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे नाक में ना इचिंग हो रहा है, इसके लिए बार बार खुजा रहा हूँ। ये देखो एक पुली है, पुली तो आपको देख के समझ में आ गया होगा पुली मतलब क्या होगा। ये एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक रस्सी बांधा है और ये वेट लटकाया है। तो अब ये कुछ चीजें पूछ रही है, पूछ रहा है मतलब, ठीक है। विच फोर्स इज अप्लाइड हियर, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाइड है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये सारे कॉन्टेक्ट में, तो कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाइड है। हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज, ये वेट को अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका फोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो वो ज्यादा वेट रहेगा तो ज्यादा जोर से नीचे खींचेगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स, ये देखो ये वजन के कारण, अगर ये इसके वजन मान लो ये 2 kg का है और ये अगर 3 kg का, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब अगर इसके वजन से ये अगर ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा जोर से ये नीचे जाएगा। पुली जोर से घूमेगा, ठीक है बच्चों, और ये ज्यादा जोर से, पुली ऐसे घूमेगा ज्यादा जोर से, ठीक है, और ये और जोर से नीचे जाएगा। ठीक है, when we say that work is done by applied force, अब
एक फोर्स जब अप्लाई होता है तो वर्क डन कब बोलेंगे हम, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहीं पे वो चीज लिखा है बच्चों, वही टॉपिक अपना देखते हैं। इफ अ ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी से दैट इट इज बीन डिस्प्लेस्ड, अगर वो ब्लॉक आगे घिसकेगा, ठीक है, इस तरीके से आगे घिसकेगा तो हम बोलेंगे कि वो डिस्प्लेस्ड हो गया अपने जगह से, मतलब अपने जगह से अपने प्लेस से अलग चला गया। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दैट फोर्स हैज डन सम वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम बोलेंगे कि फोर्स ने कुछ काम किया है। कैन वी मेजर दिस वर्क, क्या हम इस वर्क को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पे वर्क डन डिपेंड करता है। द फॉलोइंग फॉर्मूला एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप, देखो क्या बता रहा है। Work done by a force is equal to force applied to the body into displacement, so the body takes place in the direction of the force। तो मान लो कि ये यहाँ पे ये इस तरीके से, देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये वाला मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आपको समझेगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये यहाँ पे ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला ये यहाँ पे इसको खींच रहा है और ये पुल्ली के कारण नीचे जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि देखो ना, इस चीज को ये इधर से खींच रहा है ना। आर यू गेटिंग इट? देखो जैसे ये हाथ है और मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आप बोलोगे कि सर जो फोर्स है, आप बोलोगे कि जो फोर्स है सर, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, वो नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों हो रहा है? अरे ये इस तरीके से यहाँ तक आया, बाद में इधर नीचे गया। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक को तो इधर से खींचा जा रहा है ना, समझ गए ना आप? ठीक है, तो अभी कैसे होता है वर्क, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वर्क का यूनिट क्या है? जूल। while the unit of force is newton and the unit of displacement is meter, in a cgs system the unit of work is अर्ज। अब देखो कैसा सीन कैसा है, वर्क को हम लोग न्यूटन से मेजर करते हैं और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे करते हैं? मीटर से करते हैं। तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को एसआई सिस्टम में जूल बुलाते हैं। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें हम लोग इसको अर्ज बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं? अर्ज, एनर्जी। तो हम लोग फोर्स को किससे मेजर करते हैं, मतलब वर्क डन को किससे मेजर करते हैं बच्चों? एक तो हम लोग जूल से मेजर करते हैं, एक तो अर्ज से मेजर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में, मैंने आपको सभी कुछ समझा दिया है। बच्चों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मोशन, फोर्स एंड वर्क को समझ लिया। इसमें हार्डली मोशन के बारे में तो कुछ नहीं था, बट मैं आपको मोशन का मतलब मैंने बताया कि मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, हमने फोर्स को देखा कि फोर्स किस तरीके से, फोर्स एक्सेलरेशन के कारण होता है और एक्सेलरेशन फोर्स के कारण होता है। और हमने वर्क को भी समझा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके यूनिट्स के बारे में हमने बात की, जूल एंड अर्ज, डिपेंडिंग अपॉन वो एसआई है या सीजीएस है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बच्चों। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, और इस चैनल पे शेयर तो करना ही बनता है ना, क्योंकि इस तरीके के वन शॉट वीडियोस बनाते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाता है डिटेल में। और बच्चों, फिर बाय बाय बोलता हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। हम लोग अब 8th चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द मैं 8th चैप्टर बना के डाल दूंगा, तो बाय।